मैंने अपने सगे भाई के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी जिंदगी के 3 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए। वहां मैंने अचानक एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे की जान बचाई, जिसने मुझे शुक्रिया के तौर पर पूरे 100 मिलियन दिए। जेल से छूटते ही मैंने खुशी खुशी अपने पिता को फोन मिलाया, लेकिन मेरी आवाज सुनते ही पिता ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। मैं परेशान हो गया कि घर पर कोई बड़ी मुसीबत आई है और मैं पागलों की तरह भागकर घर पहुंचा। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से अपनी भाभी की गुस्से से चिल्लाती हुई आवाज सुनाई दी। वह मेरे भाई पर चिल्ला रही थी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर में इतनी जल्दीबाजी करने की क्या जरूरत थी? मैं तो अपना प्रीनेटल टेस्ट भी नहीं करवा पाई। जब वह जेल से वापस आएगा तो रहने के लिए किराए की जगह ढूंढेगा। मैं किसी एक्स कन्विक्ट मुजरिम के साथ इस घर में नहीं रह सकती। वह आगे बोली, भले ही इस घर को खरीदने के पूरे पैसे उसी ने दिए थे, पर उसे यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है। उनकी यह खौफनाक बातचीत सुनकर दरवाजा खटखटाने के लिए बढ़ा। मेरा हाथ वहीं हवा में रुक गया और मेरी उंगलियां बेकाबू होकर कांपने लगी। मुझे बचपन से ही आदत थी कि मेरे माता पिता हमेशा मेरे भाई का ही पक्ष लेते थे, लेकिन मेरा भाई मुझसे बहुत जुड़ा हुआ था। मैं उसकी की हुई गलती का इल्जाम अपने सिर लेकर जेल गया था। मैंने सोचा, क्या मेरा भाई मेरे साथ इतना बेरहम हो सकता है? मैंने एक लंबी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। अंदर की आवाजें अचानक बंद हो गईं। माँ ने दरवाजा खोला और मुझे सामने देखकर उनके होश उड़ गए। फिर अपनी नजरें चुराते हुए उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ मारा। लिन, तुम वापस आ गए। तुम्हारे पापा तो तुम्हें लेने ही जा रहे थे। उनकी यह झूठी और पाखंडी चिंता सुनकर मेरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। अगर मैंने दरवाजे के बाहर उनकी असली बातें न सुनी होती तो मैं आज भी उनकी इस एक्टिंग पर यकीन कर लेता, पर अब उनका यह पाखंडी चेहरा देखकर मुझे सिर्फ और सिर्फ घिन आ रही थी। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा, मेरे सगे भाई ने मुझे नफरत और हिकारत भरी नजरों से देखा। उसने तुरंत शराब का स्प्रे उठाया और मेरे पूरे बदन पर छिड़कने लगा। वह मुंह बनाकर बोला, बुरा मत मानना भाई, मैं बस तुम्हारी जेल की बदकिस्मती को घर से दूर कर रहा हूँ। मैंने कड़वाहट भरी एक फीकी मुस्कान दी। वह मुझसे इसलिए नफरत कर रहा था क्योंकि मैं जेल काट कर आया था, पर यह एहसान फरामोश ये भूल गया कि मैं उसकी ही गलती की सजा भुगतने जेल गया था। मैं बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मैं मुश्किल से 2 सीढ़ियां ही चढ़ा था कि मेरे पिता ने बेरहमी से मेरा हाथ पकड़कर पीछे खींचा और कड़क कर बोले, इधर मत देखो, इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई कमरा या जगह नहीं है। सोफे के पास रखी ऐशत्रे सिगरेट के बटों से भरी थी, मानो उन्हें मेरे आने से सख्त चिढ़ थी। मैंने गुस्से में पिता की तरफ देखा। पापा, मैं सिर्फ 3 साल जेल में था, मर नहीं गया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस पूरे घर में मैं एक छोटे से कमरे के भी लायक नहीं हूँ? क्या मैं इतना पराया हो गया? लेकिन मेरा भाई मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी मेरा भाई बाथरूम से बाहर निकला और मुझे अजीब नजरों से घूरते हुए बोला, परिवार में हम इतने सारे लोग हैं और कमरे बस इतने ही, हम सब यहाँ कैसे एडजस्ट होंगे? भाई का यह बदला हुआ और परेशान चेहरा देखकर मेरा दिल पूरी तरह बैठ गया। मैंने एक दर्द भरी हंसी हंसी और कहा, हम सब तो पहले भी इसी घर में आराम से एडजस्ट हो जाते थे। मैं तो बस 3 साल के लिए जेल गया था। अब अचानक ऐसा क्या बदल गया कि तुम सब मिलकर मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालने पर तुले हो? मैंने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, ये मत भूलो कि इस घर को खरीदने के लिए पाई पाई मैंने अकाउंटेंट को दी थी। ये सुनते ही भाई का चेहरा लाल हो गया। उसने अचानक आगे बढ़कर मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और उंगली दिखाकर चिल्लाने लगा। वह तमतमाकर बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम घर खरीदने के लायक हो? तुम जेल से सीधे यहाँ अपना कर्ज वसूलने आए हो क्या? मैंने कहा, क्या मैं तुमसे मेरा घर वापस मांग रहा हूँ? तुम लोग तो मेरे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी नहीं छोड़ रहे हो। ये सुनकर मेरे पिता गुस्से से आग बबूला हो गए और उनकी आंखों में नफरत तैरने लगी। उन्होंने मुझे साफ साफ घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अगर रहना है तो बाहर कहीं किराए का कमरा ढूंढ लो। हम पर तुम्हारा कोई कर्ज नहीं है। मैं पूरी तरह सुन्न रह गया। गुस्से और सदमे से मेरा पूरा बदन कांप रहा था और सीने में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। कितनी आसानी से कह दिया कि मुझ पर उनका कोई कर्ज नहीं है। मैं सोच रहा था कि कौन था वो जो 3 साल पहले रो रो कर मुझसे भीख मांग रहा था? किसने मेरे पैर पकड़े थे कि भाई का गुनाह मैं अपने सिर ले लूं? किसने कहा था कि मैं जेल जाकर इस परिवार पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूं? आज मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं बल्कि सिर्फ अपना वो पुराना कमरा वापस मांग रहा हूं। तो मैं इन गुनहगारों के लिए पराया हो गया? मुझे अच्छी तरह याद है, तब यही मम्मी पापा आंखों में आंसू लिए मेरे सामने मिन्नतें कर रहे थे कि छोटे भाई का दाखिला एक नामी यूनिवर्सिटी में हुआ है, उसका करियर एक पुलिस केस की वजह से बर्बाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने वादा किया था कि बाहर आने पर मुझे इनाम मिलेगा। मुझे उनका कोई इनाम नहीं चाहिए था। मुझे तो बस अपने बूढ़े माता पिता पर तरस आ गया था और मैं अपने भाई से बेइंतहा प्यार करता था। उसी प्यार के चक्कर में मैंने अपनी अच्छी खासी नौकरी खो दी, अपनी कार बेच दी और अपनी सारी जमा पूंजी उनके पैरों में डाल दी। लेकिन मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो सोच रहा था कि जेल से बाहर आने के बाद मुझे अपने परिवार का प्यार मिलेगा। बदले में मुझे मिला तो सिर्फ ये जबरदस्त धोखा और गहरा झटका। आज मेरा अपना सगा परिवार मुझे धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए एक हो चुका था। मेरी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे, लेकिन मैंने अपना आपा न खोने के लिए अपने दांत जोर से भींच ली। तभी भाई नकली हमदर्दी जताते हुए आगे बढ़ा और बोला, भाई, इन 3 सालों में जब तुम जेल में थे तब पड़ोसियों के तानों की वजह से हमारा भी बहुत बुरा समय गुजरा है। अब तुम अचानक जेल से छूटकर फिर से हमारे साथ यहाँ रहना चाहते हो। सोचो, बाहर के लोग हमारे और मेरी पत्नी के बारे में क्या सोचेंगे? तुम कभी हमारे सम्मान के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? भाई की यह स्वार्थी और घटिया बात सुनते ही मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने झटके से उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और अपनी उंगली सीधे उसकी आंखों के सामने तानते हुए
कड़क कर कहा। मैंने अपने छोटे भाई की आंखों में आंखें डालकर एकदम बेरुखी से कहा, भूलना मत कि जेल तुम्हें जाना चाहिए था। तुमने ही परिवार को शर्मिंदा किया है और आज तुम मेरे ही दिए घर में रहकर मेरे ही त्याग का फायदा उठाते हुए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ये कड़वी सच्चाई सुनकर छोटे भाई का चेहरा शर्म और गुस्से से काला पड़ गया। वह बेरुखी से झुंझलाया, मैंने तुम्हें पहले ही थैंक यू कह दिया है, अब और क्या चाहते हो? बड़े भाई होने के नाते क्या तुम्हारा ये फर्ज नहीं था? भाई के इस घटिया रवैये ने मेरा दिल तोड़ दिया। हद तो तब हो गई जब माता पिता भी उसका बचाव करने लगे। बड़ा भाई पिता के समान होता है। क्या तुम अपने भाई के लिए इतना करने का श्रेय लेना चाहते हो? इतने मतलबी क्यों हो गए हो लीन? अब तुम बच्चे नहीं रहे, भले ही तुम्हें बाहर किराए पर रहना पड़े, पर यही सही है। उनकी कही हर एक बात किसी तेज चाकू की तरह मेरे दिल को चीर रही थी। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया, आंखें बंद की और जबरदस्ती अपने आंसू रोके। मेरे होंठों पर एक बेबस मुस्कान आ गई कि इन 3 सालों में ये लोग मुझसे जेल में मिलने क्यों नहीं आए थे, क्योंकि इन्हें शर्म आती थी। खैर, आज से मैं तुम सबके साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ, याद रखना, बाद में पछताना मत। इतना कहकर मैं बिना पीछे मुड़े उस पराये घर से हमेशा के लिए बाहर निकल गया। काफी देर तक सड़कों पर भटकने के बाद आखिरकार मुझे रुकने के लिए एक होटल मिला। होटल पहुंचते ही मैंने भारी फीस देकर इंटरनेट पर एक बड़े वकील से सलाह ली। मैंने पूछा, जो घर मैंने खरीदा था वह मेरे माता पिता के नाम पर है, क्या मैं उसे वापस पा सकता हूँ? वकील ने कहा, अगर तुम असली खरीदार होने का सबूत जैसे पेमेंट स्लिप और डॉक्यूमेंट्स दिखा सको तो हाँ। मुझे बचपन से ही सारे कागजात संभाल कर रखने की आदत थी, इसलिए मेरे पास सारे पक्के सबूत मौजूद थे। मैंने तुरंत उस वकील को भारी फीस पर हायर किया और उसे उस एहसान फरामोश परिवार पर केस ठोकने के निर्देश दे दिए। इसके बाद मैं आराम से बेड पर लेट गया। अपने फोन की स्क्रीन पर 9 अंकों वाला बैंक बैलेंस 100 मिलियन देखकर मैं गहरी सोच में डूब गया। मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा परिवार आज के इस फैसले पर खून के आंसू रोए। अगले ही दिन मैं सीधे शहर के सबसे महंगे विलेज सेल्स ऑफिस पहुंच गया। वहां चल रहे एक बड़े डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाते हुए मैंने एक ही बार में पूरे आर्स 100 मिलियन 10 करोड़ कैश टेबल पर पटके और पूरी तरह से फर्निश्ड 10 आलीशान विला खरीद ली। एक विला मैंने अपने रहने के लिए रखा और बाकी के 9 विला सीधे किराए पर चढ़ा दिए। अब सिर्फ उन 9 विला के महीने के किराए से ही मेरे बैंक खाते में इतनी भारी रकम आ रही थी जो मेरी जरूरतों से कहीं ज्यादा थी। ठीक 1 महीने बाद मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर मेरे पिता का नाम फ्लैश हो रहा था। मैंने फोन उठाया तो वो गुस्से में चीख रहे थे, क्या तुम पागल हो गए हो लिन? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने अपने ही माँ बाप पर केस कर दिया? सच में तुम्हें तो जेल के अंदर ही सड़ना चाहिए था। तुम्हारा दिल बहुत काला है। फोन पर मैं साफ तौर पर अपने पिता का गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा महसूस कर पा रहा था। मैंने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए तंज कसा, क्यों पापा, क्या ये सब मुझे आप ही लोगों ने नहीं सिखाया था? मैं वो घर वापस ले रहा हूँ इसलिए नहीं कि मुझे उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे एहसान फरामोश लोग मेरे पैसों के घर में ऐश करें। मैंने दूसरी तरफ से आ रही उनकी चीख पुकार को अनसुना किया और फोन काट दिया। ठीक उसी पल मेरे विला के मुख्य दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नौकर नॉक। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक बेहद आकर्षक, ग्लैमरस और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वह मुस्कुराकर बोली, हेलो लैंडलॉर्ड, मकान मालिक। भाई, मैं आपके विला नंबर 2 की किराएदार हूँ। मेरा नाम सुबांगवान है। मुझे याद आया ये वही पहली किराएदार थी जिसने बहुत ही आसानी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मैंने शांत भाव से पूछा, क्या कोई बात है? सुबांगवान ने शर्माते हुए अपने बालों की एक लट को कान के पीछे किया। उसके गाल गुलाबी हो चुके थे। वह गुजारिश करते हुए बोली, आज रात मेरे क्लासमेट्स की एक इनॉग्रेशन पार्टी है। वे सब उस रहस्यमयी मल्टी मिलियनियर मालिक से मिलना चाहते हैं जिसने एक साथ 10 विला खरीदे हैं। वह झिझकते हुए बोली, क्या आप आज रात मेरे साथ उस पार्टी में चल सकते हैं? मैं बिना कोई रिएक्शन दिए चुपचाप खड़ा रहा तो सुबांगवान ने तुरंत आगे बढ़कर धीरे से मेरी आस्तीन का कोना पकड़ा और उसे लाड से हिलाते हुए मिन्नत करने लगी। वह बहुत ही धीमी और सुरीली आवाज में गिड़गिड़ाई, मकान मालिक भाई, प्लीज मान जाइए ना, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया है कि हम दोनों बहुत क्लोज हैं। क्या आप मेरी इतनी सी मदद नहीं करेंगे? उसने हाथ जोड़कर अपना सिर थोड़ा झुकाया। मैं हमेशा से ही नरम लोगों के साथ, नरम और सख्त लोगों के साथ सख्त रहने वाला इंसान रहा हूँ। उसकी इस मासूम हिचकिचाहट और जिद के आगे मेरा गुस्सा पिघल गया। आखिरकार मैंने एक ठंडी आह भरी और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनते ही सुबांगवान की आंखें खुशी से चमक उठीं और वह बच्चों की तरह उछलती हुई वहां से चली गई। रात के ठीक 7 बजे मैं वादे के मुताबिक सज धज कर सुबांगवान के घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाने के लिए मुड़ा, मुझे अपने पीछे एक बेहद जानी पहचानी और नफरत भरी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। शेनलिन, तुम हमारे पीछे पीछे यहाँ भी आ गए। मैंने पलटकर उस नफरत भरी आवाज की तरफ देखा। सामने मेरा छोटा भाई शेनटेन और उसकी घमंडी पत्नी जियालिन खड़े थे। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उनकी आंखों में झड़ तैरने लगा। मामला बिगड़ता देख मेरी खूबसूरत किराएदार सुबांगवान मेरे पास आई। वह हम तीनों को हैरानी से देखते हुए बोली, क्या तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो? तभी भाभी जियालिन ने झर उगलते हुए कहा, बांगवान, ये मेरे पति का एक्स कन्विक्टेड कैदी भाई है। वह सबके सामने चिल्लाई, ये पूरे दिन आवारागर्दी करता है और बस यही साजिश रचता रहता है कि किसी तरह हमसे हमारा घर कैसे छीना जाए। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पार्टी में मौजूद सभी रईस मेहमानों की नफरत और मजाक भरी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। चारों तरफ से मुझ पर एक गहरा मानसिक दबाव बनाया जाने लगा। उनकी
की इन बातों को सुनकर, जो सरेआम सच का गला घोंट रही थी, मैंने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। लेकिन जब मैंने अपने सगे भाई को चुपचाप खड़े देखा तो मेरे दिल में नफरत की एक ठंडी लहर दौड़ गई। अब मैं उन्हें किसी सगे भाई भाभी की तरह नहीं, बल्कि स्टेज पर नाचने वाले दो घटिया जोकरों की तरह देख रहा था। मैंने कड़क कर कहा, पहली बात, मुझे तुम जैसों के पीछे चलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी बात, मैं तुम्हारे इसी निकम्मे पति का गुनाह अपने सिर लेकर जेल गया था। और तीसरी बात, तुम्हें एक कैदी से इतनी नफरत है, लेकिन मेरे पैसों से खरीदे गए घर को खाली करने में तुम्हारी मौत आ रही है। मैं पूरी महफिल के सामने पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर असली बेशर्म कौन है? मेरे ये तीखे शब्द सीधे भाभी के कलेजे में तीर की तरह चुभे। वहां खड़े लोगों की बदलती नजरों को महसूस करके मेरी भाभी का चेहरा शर्म से पीला पड़ गया। वह अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए अविश्वास से चीखी, शेन लिन, अपनी बकवास बंद करो। वह घर पूरी तरह शेन टेन का है, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, खैर, मेरे वकील का लीगल नोटिस तुम्हारे घर पहुंच चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर भी तुम दोनों अपने इस झूठ पर इसी तरह जिद्दी बने रहोगे। ये सुनते ही मेरा छोटा भाई शेन टेन अपनी नकली शराफत का चोला ओढ़कर आगे बढ़ा। वह मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोला, भाई, मुझे पता है कि तुम अभी अभी जेल से छूटे हो और तुम्हारे पास सिर छुपाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन वह कमरा हमने अपने आने वाले बच्चे के लिए रिजर्व किया है। आखिर हम सब एक ही परिवार है ना? क्या तुम्हें हमारे साथ इतने बुरे तरीके से पेश आना शोभा देता है? मैंने उसे बेहद ठंडी और हिकारत भरी नजरों से देखा। मैं जितना उसकी बातें सुन रहा था, मेरा दिल उतना ही पत्थर होता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो बचपन में मुझे भैया भैया कहता था, वो ऐसा कैसे हो गया। मन ही मन मेरा आक्रोश फूट पड़ा। जब तुम लोगों ने मुझे लात मारकर मेरे ही घर से बाहर निकाला था, तब तुम्हें याद नहीं आया कि हम परिवार हैं? एक पल पहले जब तुम्हारी इस बदजुबान पत्नी ने पूरी महफिल के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, तब तुम्हारा यह परिवार कहाँ सो रहा था? शेन टेन ने देखा कि पूरी पार्टी के लोग अब हमारी तरफ ही घूर रहे हैं, पर उसे अपनी घिनौनी करतूत पर जरा भी शर्म नहीं आई, बल्कि उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह घमंड में चूर होकर और ऊपर से मुझे नीची नजर से देखते हुए अपनी भाभी की तरह रौब झाड़ने लगा। वह अपनी आवाज को और तेज करते हुए बेहद घमंडी लहजे में चिल्लाया, शेन लिन, यह आलीशान विला शहर के एक बहुत बड़े मल्टी मिलियनेयर जमींदार ने खरीदा है। तुम यहाँ भीख मांगकर कोई तमाशा खड़ा नहीं करोगे, समझे? वह ऐसे हुक्म चला रहा था जैसे उस विला की मालकिन उसकी पत्नी हो और मैं कोई बिना इजाजत के अंदर घुसाया चूहा। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो असली मालिक के सामने ही खड़ा है। भाभी जिया लिन की घमंडी बातें सुनकर वहां खड़े बाकी मेहमान भी पागलों की तरह मेरा मजाक उड़ाने लगे। तभी सुबांगवान, जो इस महफिल की शान थी, पूरी हिम्मत के साथ जियालिन के सामने आ खड़ी हुई। वह मुंह फुलाकर बोली, जियालिन, क्या तुम्हारे बीच कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है? गलतफहमी? कोई गलतफहमी नहीं है बांगवान, जियालिन ने हिकारत से कहा। शेन लिन, मैं तुम्हें भले की सलाह देती हूँ कि तुम इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। इस विला का असली करोड़पति मालिक किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा, और अगर तुमने उसे नाराज किया तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि हमारे रुतबे और लीडरशिप के चलते तुम्हारी मौत कैसे होगी। वहां मौजूद हर शख्स मुझे अपनी बेरहम और घिनौनी सोच दिखा रहा था, पर इसी बहाने मैं आज पहली बार अपने सगे भाई और भाभी का असली और भयानक चेहरा साफ साफ देख पा रहा था। जियालिन की ये बकवास सुनकर सुबांगवान का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। अब वह अपनी भड़ास और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह गुस्से से थर थर कांपते हुए अचानक जियालिन और मेरे भाई के सामने चट्टान की तरह खड़ी हो गई और पूरी महफिल में उसकी आवाज गूंजी। सुबांगवान कड़क कर चिल्लाई, जियालिन, अपनी यह गंदी जबान बंद करो। मिस्टर शेन लिन यहाँ मेरे सबसे खास और वीआईपी मेहमान हैं। अगर तुम मेरे ही घर में आकर उन्हें इस तरह बदनाम करोगी तो याद रखना कि तुम दोनों का भी यहाँ कोई स्वागत नहीं है। इसी वक्त मेरे विला से बाहर निकल जाओ। सुबांगवान की कड़क आवाज सुनकर जियालिन ने गुस्से में उसे पीछे धकेला। वह अपनी घमंडी और बदतमीज शक्ल लेकर दोबारा हमारी तरफ बढ़ी। मेरे पेट में जैसे गांठ पड़ गई थी। मेरे अपने सगे मुझसे नफरत कर रहे थे, पर एक पराई लड़की मुझे बचाने के लिए लड़ रही थी। मैंने तुरंत आगे बढ़कर सुबांगवान का हाथ पकड़ लिया ताकि वो पीछे हट सके। तभी जियालिन जोर से हंसी और बोली, बांगवान, तुम कौन होती हो हमें इस विला से बाहर निकालने वाली? तुम भी तो यहाँ सिर्फ एक किराएदार हो। इस विला की असली करोड़पति मालकिन नहीं हो। इसलिए जिसे इस पार्टी से धक्के खाकर बाहर जाना चाहिए वो ये कैदी शेन लिन ही है। मेरा भाई शेन टेन भी अपनी पत्नी का साथ देते हुए बोला, हाँ बांगवान, इस आवारे ने तुम्हें जरूर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया होगा। हम तो बस तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें आगाह कर रहे हैं कि इससे बचकर रहो। शेन टेन और जियालिन की यह घटिया बकवास सुनकर सुबांगवान ने उन दोनों को बेहद गुस्से और हिकारत भरी नजरों से घूरा। उसने गहरी सांस ली और ऐसी बात कही जिसने पूरी महफिल के होश उड़ा दिए। जिसे इस विला से जाना चाहिए वो तुम दोनों नीच लोग हो। सुबांगवान ने मेरी तरफ इशारा करते हुए जोर से कहा, तुम जिस करोड़पति जमींदार के खौफ की धौंस जमा रहे हो ना, वो कोई और नहीं बल्कि यही मिस्टर शेन लिन है, जिन्होंने तुम्हारी औकात से बाहर एक ही बार में पूरे 10 आलीशान विला कैश देकर खरीदे हैं। सुबांगवान की आवाज भले ही बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उस सन्नाटे से भरे आलीशान कमरे में वो बात किसी भारी लोहे के हथौड़े की तरह
सीधे सबके दिलों पर जाकर लगी। महफिल की सारी हंसी मजाक एक सेकंड में गायब हो गई और पूरे हॉल की हवा जैसे बर्फ की तरह जम गई। वहां खड़े हर एक मेहमान के मुंह से सिर्फ गहरे सदमे और शौक की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। भाभी जियालिन के चेहरे पर जो मजाक उड़ाने वाली घमंडी मुस्कान थी, उसे गायब होने का मौका तक नहीं मिला। वह खौफ के मारे उसके होंठों पर ही जमी की जमी रह गई। उसने अपनी आंखें फटी की फटी छोड़ दी और पागलों की तरह मेरी तरफ देखने लगी। जबरदस्त सदमे और डर के मारे उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा था। वह अपने दिमाग में इस कड़वे सच को हजम ही नहीं कर पा रही थी कि उसका सामना किससे हो गया है। वहां खड़ा कोई भी शख्स मेरे इस साधारण से कपड़ों वाले रूप को उस महाकरोड़पति जमींदार से जोड़ ही नहीं पा रहा था, जिसने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाकर विला की पूरी लाइन खरीद ली थी। तभी जियालिन कांपती हुई आवाज में बड़बड़ाई, बागवान, क्या क्या तुम हमसे कोई मजाक कर रही हो? ये मामूली अपराधी इस आलीशान विला का मालिक कैसे हो सकता है? इसके पास तो सिर छुपाने की जगह भी नहीं थी। ये तो एक कौड़ी का गरीब है। वहीं बगल में खड़े मेरे छोटे भाई शेन टेन का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर की सारी ताकत एक पल में गायब हो गई हो। अपनी पत्नी जियालिन को पकड़े हुए उसका हाथ बेजान सा लटक गया। वह मुझे बहुत अच्छी तरह जानता था और मैं भी उसकी नस नस से वाकिफ था, लेकिन इस वक्त मेरी आंखों में उसके लिए कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक बर्फीली ठंडी नफरत थी, जैसे मैं किसी अजनबी को देख रहा हूँ। मेरी आंखों की उस भयानक ठंडक ने उसके अंदर एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया जो उसने जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह कांपती आवाज में तुतलाया, भाई, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे पास अचानक इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? मैंने उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं बस वहाँ खामोश खड़ा रहा। उस पल पूरी महफिल की आंखों में मेरे लिए इज्जत, उत्सुकता और हैरानी साफ देखी जा सकती थी। ये वाकई एक अजीब एहसास था। पैसे के दम पर समाज में मिलने वाला रुतबा और सोशल स्टेटस आज उस बंद कमरे में बहुत बड़ा बन चुका था। मैंने उन रिश्तेदारों को देखा जिनके सुनहरे भविष्य के लिए मैंने कभी अपनी जिंदगी का सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आज उन्हें इस हाल में देखकर मेरे अंदर बदले की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि सीने में एक गहरा दुख और तकलीफ थी कि मेरा अपना सगा खून इतना गिर सकता है। इस बीच सुबांगवान ने महफिल के इस भारी और तनावपूर्ण माहौल को तुरंत भांप लिया। वह पीछे हटने के बजाय पूरी हिम्मत से एक कदम और आगे बढ़ी और ठीक मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। उसकी इस हल्की सी हरकत ने पूरी पार्टी के सामने मेरी ऊंची पोजीशन पर मुहर लगा दी थी। सुबांगवान ने कड़क कर कहा, शेन टेन, जियालिन, इस विला का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट खुद मिस्टर शेन लिन ने मेरे साथ साइन किया है और क्योंकि तुम दोनों मेरे चीफ गेस्ट की इज्जत करना नहीं जानते, इसलिए इस घर में तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है। तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवाऊं, खुद सीधे रास्ते से चले जाओ। भाभी जियालिन ने अपना मुंह खोला, मानो वो वहां कोई नया तमाशा या स्कैंडल शुरू करना चाहती हो, लेकिन सुबांगवान की उस कातिलाना और ठंडी नजर को देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। साथ ही आसपास खड़े मेहमानों की थू थू करती और इल्जाम लगाती नजरों को देखकर जियालिन के घमंड का आखिरी निशान भी मिट्टी में मिल गया। उसने बेहद अजीब और झेंपे हुए अंदाज में अपना वो महंगा ब्रांडेड बैग पकड़ा जिसे कभी मैंने ही अपने पैसों से उसे तोहफे में दिया था। वही बैग आज उसकी बेइज्जती का सबसे बड़ा गवाह बन चुका था। भाई शेन टेन ने शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लिया। मुझ में दोबारा आंखें मिलाने की उसकी जुर्रत नहीं हुई। वह पूरी महफिल के सामने उस उदास और घमंडी जियालिन को घसीटता हुआ वहां से ले गया। जब वो दोनों विला के दरवाजे से जलील होकर बाहर निकले तो ड्रेसिंग रूम का ऑटोमेटिक दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया, जिसने उन लालची और मतलबी लोगों को मेरी दुनिया से हमेशा के लिए अलग कर दिया। रात के सन्नाटे में पार्टी का म्यूजिक दोबारा गूंजा, पर अब सबकी नजरें मेरे लिए बदल चुकी थीं। मुझे अच्छी तरह पता था कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। वह घर जो उन लोगों ने धोखे से मुझसे छीन लिया था और वह रौंदी हुई मेरी इज्जत, मैं उस एक एक चीज को उनके हलक से हाथ डालकर वापस छीन लूंगा। दूसरी तरफ विला से बेइज्जत होकर निकले शेन टेन और जियालिन का खून उबल रहा था। वे दोनों सीधे अपने एक पुराने और खस्ता हाल किराए के अपार्टमेंट में जाकर छिप गए। वहां वे फोन की स्क्रीन के सामने बैठकर गुस्से में अपने दांत पीस रहे थे। जियालिन सोशल मीडिया पर सुबांगवान की आलीशान विला वाली पोस्ट देखकर जलन के मारे पागलों की तरह तड़प रही थी। जलन और लालच ने जियालिन के चेहरे को पूरी तरह बदसूरत बना दिया था। वह इस कड़वे सच को मानने के लिए कतई तैयार नहीं थी कि जिस जेली कैदी को उसने लात मारी थी वह अचानक करोड़पति कैसे बन गया। वह चिल्लाई, किस हक से? एक जेल काट कर आया हुआ बेकार आदमी इस आलीशान विला में रह रहा है? पक्का इसका यह काला पैसा नंबर 2 की कमाई का है। जरूर जेल के अंदर इसने कोई बहुत बड़ा गंदा और गैर कानूनी काम किया है। तभी भाई शेन टेन डरते हुए बोला, पत्नी, अब तो उसने हमारे खिलाफ कोर्ट में वकील भी खड़ा कर दिया है। हमारा वो घर अब शायद हमारे हाथ से निकल जाएगा। जियालिन गुस्से में चीखी, अगर वो घर हमारा नहीं रहा
तो मैं उसे भी उस घर में चैन की सांस नहीं लेने दूंगी। क्या उसे अपनी इज्जत की बहुत परवाह है ना? मैं इंटरनेट पर उसे इस कदर बदनाम करूंगी कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। देखते हैं वो विला में कैसे रहता है। जियालिन पागलों की तरह कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगी। उसने सच को पूरी तरह तोड़ मरोड़ कर और भावनाओं का झूठा ड्रामा रचकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट तैयार किया। उसने फैक्ट्स को इस तरह बदला कि इंटरनेट की जनता उसकी इस झूठी और मनगढ़ंत कहानी पर आसानी से भरोसा कर ले। उसके इस झूठे डिस्क्रिप्शन में मैं एक ऐसा बेरहम और लालची विलन बन चुका था जो जेल से बाहर आते ही पूरी तरह अंधा हो गया था। उसने लिखा कि यह अपराधी भाई न सिर्फ अपने बूढ़े और लाचार माता पिता के रहने का आखिरी ठिकाना छीनना चाहता है, बल्कि अपने छोटे भाई को जान से मारने की धमकी दे रहा है। महज कुछ ही घंटों के अंदर उस आर्टिकल का टाइटल इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। होश खो चुका एक दोषी भाई जेल से बाहर आता है और अपने ही पूरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देता है। यह पोस्ट लोकल फोरम और सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया। इंटरनेट की वो भोली जनता जो इस पूरे मामले के पीछे के असली सच से बिल्कुल अनजान थी, कमेंट बॉक्स में मेरे खिलाफ जहरीली और भद्दी भद्दी गालियां लिखने लगी। उन शब्दों का जहर इतना डरावना था कि कोई भी कमजोर दिल इंसान इसे देखकर जीते जी दम तोड़ दे। इधर मैं अपने आलीशान विला के बड़े से स्टूडियो रूम में आराम से बैठा हुआ था। मेरे हाथ में वकील द्वारा तैयार किए गए उस पैतृक घर के सारे ओरिजिनल पेमेंट और प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट्स थे। तभी अचानक मेरा आईफोन पागलों की तरह तेजी से वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर अनगिनत अनजान नंबरों से कॉल्स की बाढ़ आ गई थी। जब मैंने एक दो कॉल्स रिसीव किए तो दूसरी तरफ से लोग मुझे बिना सोचे समझे घटिया और दर्द देने वाली बेइज्जती सुना रहे थे। मैंने शांति से फोन काटा और स्क्रीन पर आ रहे उन हजारों नफरत भरे प्राइवेट मैसेजेस को देखा। मेरे होंठों पर एक बेहद खौफनाक और ठंडी मुस्कान तैर गई, क्योंकि इन कीड़ों को नहीं पता था कि शेर का शिकार करने के चक्कर में इन्होंने खुद मौत के वारंट पर साइन कर दिए हैं। इस तरह की घटिया और लो लेवल साइबर बुलिंग उस नरक के मुकाबले कुछ भी नहीं थी जो मैंने 3 साल तक जेल की सलाखों के पीछे झेला था। तभी सुबांगवान हाथ में टैबलेट लिए कमरे के अंदर आई। उसका चेहरा बीती रात से भी ज्यादा पीला और परेशान दिखाई दे रहा था। वह घबरा कर सीधे मेरी तरफ झपटी और टैबलेट की स्क्रीन पर लगातार बढ़ रही ट्रेंडिंग लिस्ट की ओर इशारा करने लगी। उसकी आवाज में मेरे लिए साफ तौर पर गहरी चिंता थी। मिस्टर शेन, जल्दी देखिए, जियालिन और आपके परिवार वाले इंटरनेट पर लाइव आकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त लाइव चैट में आपको गालियां दे रही है और हद तो ये है कि इन लोगों ने इंटरनेट पर आपका घर का सही पता भी लीक कर दिया है। मुझे पहले से ही इस बात की उम्मीद थी। इन घटिया हरकतों और ओछी चालों के अलावा उन लोगों के पास और कोई औकात ही नहीं थी। स्क्रीन पर वह मक्कार भाभी जियालिन कैमरे के सामने घड़ियाली आंसू बहा रही थी, जबकि मेरा छोटा भाई शेन टेन लाचार बनकर सिर झुकाए गहरी आहें भर रहा था। दोनों मिलकर बेघर होने का नाटक कर रहे थे। लाइव चैट में कमेंट्स इतनी तेजी से भाग रहे थे कि पढ़ना मुश्किल था। पूरा कमेंट बॉक्स मेरी बेइज्जती और नफरत से भरा पड़ा था। कुछ सिर फिरे लोग तो लाइव चैट में चिल्ला चिल्ला कर यह भी कह रहे थे कि वे मुझे सबक सिखाने के लिए खुद ढूंढते हुए मेरे विला तक आएंगे। उधर स्क्रीन पर जियालिन फूट फूट कर रोने का ढोंग कर रही थी। वह रोते हुए बोली, क्या कोई हमारे दर्द को समझता है? हमने 3 साल तक खून पसीना एक करके उस घर की देखभाल की और यह अपराधी जेल से आते ही हमें लात मारकर बाहर निकाल रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई इंसान इतना बेरहम और जालिम कैसे हो सकता है? ये सब देखकर सुबांगवान परेशान होकर बोली, मिस्टर शेन, आपको तुरंत इंटरनेट पर आकर सच्चाई साफ करनी होगी, वरना आपकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और यहाँ के रईस पड़ोसी भी आपके बारे में गलत सोचने लगेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई साफ करूं? कोई जल्दी नहीं है। इन्हें थोड़ी देर और हवा में कूदने दो बांगवान। ये जितने ऊंचे आसमान पर जाएंगे, जब कानून का हथौड़ा पड़ेगा तो उतनी ही दर्दनाक मौत मरेंगे। मैंने इंटरनेट के उन जहरीले कमेंट्स को अपने दिमाग पर रत्ती भर भी हावी नहीं होने दिया। इसके उलट मैं बिल्कुल शांत बना रहा। मैंने बिना वक्त गंवाए सीधे अपने वकील मिस्टर जैन का नंबर डायल किया। मैंने बेहद शांत लेकिन दमदार लहजे में पूछा, वकील साहब, क्या आपने इंटरनेट पर चल रहे इस तमाशे के सारे पक्के लीगल सबूत इकट्ठा कर लिए हैं? उन सभी फेक अकाउंट्स की लिस्ट तैयार है ना? वकील साहब ने दूसरी तरफ से आश्वस्त करते हुए कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए मिस्टर शेन। इन लोगों द्वारा फैलाई जा रही हर एक अफवाह, बदनाम करने की साजिश और कॉपीराइट का उल्लंघन कोर्ट के सामने नोटराइज हो चुका है। आपके सिर्फ एक आदेश पर इन्हें न सिर्फ भारी हर्जाना भरना होगा, बल्कि इस साजिश के लिए इन्हें सीधे जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। लाइव ब्रॉडकास्ट में उस भाई और भाभी के दोगले चेहरों को देखकर मेरे दिल में परिवार के प्यार और दया का जो आखिरी कतरा बचा था, वह भी हमेशा के लिए राख हो गया, क्योंकि उन्होंने खुद मेरे साथ रिश्ता खत्म करने का यह घिनौना तरीका चुना था। इसलिए अब मैं भी उन्हें उनकी बर्बादी का एक ऐसा शानदार तोहफा देने वाला था जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैंने टैबलेट बंद किया और खिड़की के पास जाकर बाहर झील के शांत पानी को देखने लगा। इंटरनेट पर मेरे खिलाफ नफरत का तूफान जारी था, लेकिन मेरे लिए यह उनके खुद के विनाश की उल्टी गिनती से ज्यादा कुछ नहीं था। देखते ही देखते वो ऑनलाइन कमेंट्स किसी महामारी की तरह पूरे शहर में फैल गए और उन्होंने लास विलास जैसे पौश इलाके के रईस पड़ोसियों को भी हिलाकर रख दिया। पड़ोसी छोटे छोटे ग्रुप्स में इकट्ठा होने लगे। वे सब शक, डर और जांच पड़ताल भरी नजरों से मेरे विला की तरफ उंगलियां उठा रहे थे। ठीक उसी पल विलन भाई शेन टेन की अगुवाई में मेरे
लालची माता पिता एक बहुत बड़ा ड्रामा करने के लिए सीधे मेरे दरवाजे पर आ धमके। उनके हाथ में एक पुराना और घिसा पिटा लाउडस्पीकर था और वे पूरे मोहल्ले के सामने तमाशा करने की तैयारी से आए थे। पिता चिल्लाए, एहसान फरामोश बेटे, तुम इतने आलीशान और बड़े घर में ऐश कर रहे हो और अपने बूढ़े बाप को एक खस्ता हाल किराए के मकान में सड़ने के लिए छोड़ दिया। तभी मेरी माँ जमीन पर बैठ गईं और जोर जोर से छाती पीट कर रोने का नाटक करने लगी। सब लोग आओ और देखो, मेरा बड़ा बेटा जेल की हवा खाकर ऐसा बदला कि आज अपनी सगी माँ को भी नहीं पहचान रहा। उल्टा वो हम ही पर केस ठोकना चाहता है। क्या दुनिया में ऐसा पाप कहीं होता है? मैंने पूरी शालीनता से अपने विला का मुख्य दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। सीढ़ियों के नीचे चल रहे इस घटिया और बेतुके ड्रामे को देखते हुए मेरे अंदर कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। पड़ोसियों की कानाफूसी और फुसफुसाहट अब और तेज हो चुकी थी, लेकिन उस शोर के बीच भी मुझे अपने भीतर एक गजब की शांति और आजादी महसूस हो रही थी। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, पापा, माँ, मैंने आप लोगों को सुधरने का मौका दिया था। वह घर मैंने अपनी गाढ़ी कमाई के पैसों से खरीदा था और मैंने कभी आपको निकालने के लिए नहीं कहा था। तुम ही वो लोग थे जिसने सबसे पहले मुझे लात मारकर बाहर निकाला था। तभी पिता घमंड से चिल्लाए, वह घर मेरे नाम पर है, इसलिए वो कानूनी तौर पर मेरा है। और अब जब तुम्हारे पास इतना पैसा आ ही गया है तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम हमारे लिए इससे भी बड़ा घर खरीद कर दो। और हाँ, तुम्हें अपने इस छोटे भाई से हाथ जोड़कर माफी भी मांगनी होगी। मैं उनके उस घिनौने लालची चेहरे को देखकर सीधे शेन टेन की तरफ मुड़ा, जो डरपोक की तरह पिता के पीछे छिपा हुआ था। वह अपने मोबाइल फोन से गुपचुप तरीके से मेरी लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसका इरादा साफ था कि इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करके और हमदर्दी बटोरी जाए। मैंने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या तुमने सब कुछ ठीक से रिकॉर्ड कर लिया छोटे भाई? भूलना मत, तुम्हारे पास जितने ज्यादा वीडियो के सबूत होंगे, जज कोर्ट में तुम्हें उतनी ही जल्दी और लंबी सजा सुनाएंगे। ये सुनते ही शेन टेन का हाथ कांप गया और कैमरे का एंगल हिल गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए अपनी मौत का खौफ और पछतावे की झलक दिखी, लेकिन अपनी शातिर पत्नी के दबाव में वह तुरंत फिर से सीधा खड़ा हो गया और न्याय का मुखौटा पहनकर कैमरे के सामने अपना नाटक चालू रखा। मेरे माता पिता कुछ देर तक और लाउडस्पीकर पर हंगामा करते रहे, जब तक कि विला के कड़क सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें कॉलर पकड़कर जबरदस्ती सोसाइटी से बाहर नहीं खदेड़ दिया। कमरे में एक बार फिर गहरी और सुकून भरी खामोशी छा गई। मैं आराम से सोफे पर बैठ गया और उन लालची विलन्स के अंजाम के बारे में सोचने लगा, जिनका खेल अब कानून की अदालत में हमेशा के लिए खत्म होने वाला था।